हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पुस्तक के आखिरी इकाई के अंतर्गत व्यवहारिक लेखन पर, जिसमें कि हम इस वीडियो लेक्चर में कुल 12 टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मेरा मन था कि इस पर एमसीक्यू लाया जाए, लेकिन समय कम होने की वजह से हम इस पर एमसीक्यू नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं। लेकिन आखिरी समय में आ, कोशिश है कि हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर देख लें जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। और ये ऐसा टॉपिक है कि जो कि आपको कम जगह देखने को मिलेगा और थोड़ा सा ये टेक्निकल टॉपिक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षाओं में टेक्निकल टॉपिक ही अंतर करते हैं, और जो भी 2-4 नंबर का अंतर होता है ऐसे ही टॉपिक से होता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले औपचारिक पत्र के ऊपर। औपचारिक पत्र क्या होता है, जिसको कि अंग्रेजी में हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। सरकारी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। मान लीजिए एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि औपचारिक पत्र किसके अंतर्गत आते हैं, तो जो भी सरकारी पत्र हैं वो औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। प्रायः ये पत्र एक कार्यालय, विभाग अथवा मंत्रालय से दूसरे कार्यालय, विभाग या मंत्रालय को लिखे जाते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान में रखते जाइए और मेरी ध्वनि से अपने मन के जो तार हैं उनको जोड़ते जाइए। आगे बात करें तो पत्र के शीर्षक पर कार्यालय, विभाग या मंत्रालय का नाम व पता लिखा जाता है। पत्र के बाईं तरफ फाइल संख्या लिखी जाती है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पत्र किस विभाग द्वारा किस विषय के तहत कब लिखा जा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि बाईं तरफ लिखा जाता है और विभाग का नाम लिखा जाता है, इसके बाद विषय लिखा जाता है और फिर कब लिखा जा रहा है, मतलब डेट भी आप सभी को बताना होता है। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम, पता आदि बाईं तरफ लिखा जाता है। आमतौर पर कई बार आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म इत्यादि को आपने स्पीड पोस्ट किया होगा, तो ये उसी की तरफ संकेत किया जा रहा है। याद कीजिए, हालांकि हमें जब A4 साइज का लिफाफा मिलता है तो जहां मन करता है वहां पर ही लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो संख्या है बाएं साइड में लिखते हैं, फिर जो एड्रेस है वो भी बाएं साइड में लिखते हैं, ऊपर नाम, पता और इसके बाद जो विभाग है, विषय, ये सब लिखा जाता है। बताया जा रहा है कि कई बार अधिकारी का नाम भी दिया जाता है कि किसको, जैसे कि अ, जैसे सचिव के नाम से लिख दिया जाता है या फिर प्रिंसिपल के नाम से लिखा जाता है। तो इस टाइप से सेवा में का प्रयोग धीरे धीरे कम हो रहा है। विषय शीर्षक के अंतर्गत संक्षेप में यह लिखा जाता है कि पत्र किस प्रयोजन के लिए या किस संदर्भ में लिखा जा रहा है। विषय के बाद बाईं तरफ महोदय संबोधन लिखा जाता है। पत्र की भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए। क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, बायां शब्द को आपको बहुत ध्यान में रखना है। अक्सर हम जब चलते हैं, सड़क पर चलते हैं तो बाएं चलते हैं, लेकिन पत्र में भी आप देख रहे हैं कि कई जगहों पर बताया गया कि बाईं तरफ शुरुआत हो रहा है, कि बाईं तरफ संख्या लिखी जाती है, बाईं तरफ पता लिखा जाता है, बाईं तरफ महोदय लिखा जाता है और फिर संबोधन का चिन्ह लगाया जाता है। पत्र की भाषा के बारे में बातचीत की जा रही है, तो बताया जा रहा है कि पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, क्लिष्ट शब्दों से बचना चाहिए। तो यही सब आप देख रहे हैं कि विकल्पों में सारे वाक्य आपको दिखने को मिल सकते हैं। अनेक बार सटीक अर्थ प्रेषित करने के लिए प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग करना ही उचित होता है। तो सरल सहज तो होनी चाहिए, क्लिष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन आप चाहें तो प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं। इस पत्र के बाईं ओर प्रेषक का पता और तारीख दी जाती है। फिर से आप देख रहे हैं कि बाईं साइड का फिर से यहाँ पर उल्लेख किया गया है, तो ध्यान में रखिए कि बाईं ओर प्रेषक यानी जो भेजने वाला है उसका पता रहता है और तारीख दी जाती है। पत्र के अंत में भवदी, ध्यान में रखना है, पत्र के अंत में भवदीय शब्द का प्रयोग अधोलेख के रूप में होता है। भवदी के नीचे पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर के नीचे कोष्टक में पत्र लिखने वाले का नाम मुद्रित होता है। नाम के नीचे पद नाम लिखा जाता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जब हम औपचारिक पत्र को लिखते हैं, जो कि फॉर्मल लेटर
के नाम से भी जाना जाता है। तो सभी बिंदुओं को आप ध्यान में रख लिए होंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी याद कर लिए होंगे। अब दूसरे पॉइंट पर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट है मुख्य टिप्पणन, जो कि कम प्रयोग में दिखाई देता है। ये क्या होता है, जिसको कहा जाता है नोटिंग। नोट जैसे हम लोग बनाते हैं उसी तरीके से मुख्य टिप्पणन है। जो जो मुख्य मुख्य बातें रहते हैं उसको हम नोट कर लेते हैं, कुछ उसी से मिलता जुलता है। बात करते हैं कि मुख्य टिप्पणन क्या है। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, मंतव्य, आदेश अथवा निर्देश दिया जाता है वह टिप्पणी कहलाती है। टिप्पणी शब्द अंग्रेजी के नोटिंग शब्द के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो आप देख रहे हैं कि मुख्य टिप्पणन का दूसरा नाम है टिप्पणी। ठीक है, यानी कि कोई अगर प्रकरण है उसको निपटाने के लिए जो भी राय, मंतव्य और आदेश या निर्देश दिया जाता है वो टिप्पणी कहलाती है। टिप्पणी को अंग्रेजी में नोटिंग के अर्थ में जाना जाता है। टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को हम टिप्पणन कहते हैं, यानी नोटिंग कहते हैं। टिप्पणी का उद्देश्य उन तथ्यों को स्पष्ट और तर्कसंगत रूप में प्रस्तुत करना है जिन पर निर्णय लिया जाना है, साथ ही उन बातों की ओर भी संकेत करना है जिनके आधार पर उक्त निर्णय संभवतः लिया जा सकता है। टिप्पणन का उद्देश्य मामलों को नियमानुसार निपटाना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पर, अगर विकल्प के तौर पर एग्जाम में आ जाता है कि टिप्पणन का उद्देश्य क्या होता है, मामलों को नियमानुसार निपटाना। आमतौर पर आप देखते हैं ये, अगर हम पुलिस लाइन में देखें तो ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। टिप्पणन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सहायक स्तर पर टिप्पणन तथा अधिकारी स्तर पर टिप्पणन। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि दो तरीके की टिप्पणी होती है, सहायक स्तर पर और अधिकारी स्तर पर। कार्यालय में टिप्पणन का कार्य अधिकतर सहायक स्तर पर ही होता है, तो सहायक स्तर को ध्यान में रखना है। इसे आरंभिक टिप्पणन या मुख्य टिप्पणन कहते हैं, जिसमें सहायक विचाराधीन मामले का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए उसका विवेचन करता है। तो टिप्पणी को भी आप समझ गए होंगे। इस प्रकार के टिप्पणन में सबसे पहले मूल पत्र या आवती में दिए गए विवरण या तथ्य का सार दिया जाता है, फिर निहित प्रस्ताव की व्याख्या की जाती है और संबंधित नियमों विनियमों का हवाला देते हुए अपनी राय दी जाती है। टिप्पणी लिखने के बाद सहायक अधिकारी दाहिनी ओर, ध्यान में रखना है, दाहिनी ओर अपने हस्ताक्षर कर उसे अपने अधिकारी को सम्मुख प्रस्तुत करता है। जिस अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है उसका पद नाम बाईं ओर लिखा जाता है। ध्यान में रखना है कि सहायक अधिकारी अपना हस्ताक्षर दाहिने तरफ करेगा और जिस अधिकारी को वो बाद में प्रस्तुत करता है उसका पद नाम बाईं तरफ लिखा जाता है। टिप्पणी लिखने से पूर्व सहायक के लिए संबंधित विषय को समझना बहुत आवश्यक होता है। समझना बहुत ही उसको जरूरी होता है कि क्या आखिरकार मामला है। टिप्पणी अपने आप में पूर्ण एवं स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें असली मुद्दे पर अधिक बल देना चाहिए। टिप्पणी संक्षिप्त, विषय संगत, तर्क संगत और क्रमबद्ध होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि टिप्पणी कैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि 50 पेज की टिप्पणी हो जाए, संक्षिप्त होनी चाहिए, विषय संगत होनी चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए और क्रमबद्ध होनी चाहिए। तो ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में आपको रखना है। टिप्पणकार को अपने विचार संतुलित एवं शिष्ट भाषा में देने चाहिए। इसमें व्यक्तिगत आक्षेप, उपदेश या पूर्वाग्रहों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जो भी टिप्पणी लिख रहा है उसका विचार संतुलित होना चाहिए, वो पूर्वाग्रह से नहीं होना चाहिए कि इसको तो फंसाना है, या फिर अशिष्ट भाषा का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। शिष्ट भाषा में, सहज भाषा में प्रयोग लिखना चाहिए। व्यक्तिगत आक्षेप या उपदेश या पूर्वाग्रह के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बताई जा रही है कि टिप्पणी सदैव अन्य पुरुष में लिखी जाती है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष का आपने देखा होगा, पुरुष का विभाजन किया गया है, तो उसमें टिप्पणी सदैव अन्य पुरुष में लिखी जाती है। तो इसको भी ध्यान में रखिए। हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि ये फालतू का लेक्चर है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर बताया जा रहा है। ऐसे ही प्रश्न आपको कई बार हतोत्साहित कर देते हैं जब शुरुआती दौर में आ जाते हैं। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर एग्जाम में आप जाते हैं तो 1 से 10, 15 तक सवाल नहीं आ रहे हैं
तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो क्यों नहीं आते हैं, इसी विषय वस्तु से आधारित क्वेश्चन रहते हैं, तो वो आपके लिए कठिन हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि टिप्पणी आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। तीसरा जो विषय वस्तु है वो है आनुषंगिक टिप्पण, यानी कि टिप्पणी से ही रिलेटेड है। इस प्रकार के टिप्पण में अ, सबसे पहले मूल पत्र या आवृत्ति में दिए गए विवरण या तथ्य का सार दिया जाता है, फिर निहित प्रस्ताव की व्याख्या की जाती है और नियमों विनियमों का हवाला दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद टिप्पणी लिखने के बाद सहायक अधिकारी, ये एक तरीके से रिपीट हो रहा है जो इसके पहले हमने बताया था, उसी का ये दूसरा कॉपी हो गया है। हाँ, ये जो है यहाँ पर कि अगर अधिकारी अपने अधीनस्थ की टिप्पणी से पूरी तरह सहमत है मगर उसे सशक्त एवं तर्कसंगत बनाने की ओर से कुछ जोड़ना चाहता है, तो वह अपना मंतव्य आनुषंगिक टिप्पणी के रूप में दर्ज करता है। मान लीजिए कि सहायक जो है वो उसने टिप्पणी लिख दिया और उसका अधिकारी भी चाहता है कि टिप्पणी लिखे, तो वो आनुषंगिक टिप्पणी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। इसके बाद है कि यदि अधिकारी पूर्णतः असहमत है या आंशिक रूप से सहमत है, तो वह अपने तर्क और कारणों के साथ अपनी आनुषंगिक टिप्पणी करता है। अधिकारी को अधीनस्थ की टिप्पणी को काटने, बदलने या हटाने का अधिकार नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई जा रही है। अक्सर अधिकारियों को बड़ा पावरफुल माना जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है कि अगर कोई अधीनस्थ है जो कि किसी अधिकारी के अंडर में काम करता है, वो कोई टिप्पणी दिया है, तो उसको काटने, बदलने या हटाने का अधिकार अधिकारी को नहीं है। वह केवल अपनी सहमति, आंशिक सहमति या असहमति व्यक्त कर सकता है। ठीक है। आनुषंगिक टिप्पणी प्रायः संक्षिप्त होती है, लेकिन असहमति की स्थिति में कई बार इस प्रकार की टिप्पणी बड़ी भी हो सकती है। तो आपने देखा कि जब हम टिप्पणन पर बात कर रहे थे, टिप्पणी पर बात कर रहे थे, तो उसमें बताया गया कि यह संक्षिप्त होती है, लेकिन आनुषंगिक के बारे में कंडीशन रखी गई है कि कई बार जब असहमति की स्थिति बन जाती है, तो यह टिप्पणी बड़ी हो जाती है। तो इन दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं अनुस्मारक के ऊपर। अनुस्मारक, जिसको कि अंग्रेजी में रिमाइंडर कहा जाता है। तो रिमाइंडर शब्द आप जल्दी से समझ पा रहे होंगे। अनुस्मारक जो है बहुत ज्यादा प्रयुक्त नहीं होता है, इसलिए कठिन हो सकता है आप सभी के लिए, लेकिन अब नहीं कठिन होगा। अनुस्मारक या रिमाइंडर क्या होता है? इसमें शब्द में ही छिपा हुआ है रिमाइंडर, यानी कि दोबारा किसी चीज की याद दिलाना। ठीक है। जब किसी पत्र, ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता, तो याद दिलाने के लिए अनुस्मारक भेजा जाता है। इसे स्मरण पत्र भी कहते हैं। ठीक है। जैसे कि आप लोग अपने नोट्स को बार बार याद करते हैं, तो एक तरीके से इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, कि हम रिमाइंड कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा लोगों को रिमाइंड करते हुए अलग अलग भाव भंगिमाएं बनाते हुए कि चीजों को कैसे याद करते हैं। कई बार तो मैं कक्षाओं में विद्यार्थियों से पूछता हूँ, तो वो या तो ऊपर लगे फैन को देखते हैं या फिर ऊपर की छत को देखने लगते हैं। अब मानो सारी चीजें ऊपर ही लिखी गई हो, लेकिन अनुस्मारक रिमाइंडर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब किसी चीज की याद दिलाना होता है, कब दिलाना होता है? जब वो काम समय पर कंप्लीट नहीं होता है, उसका उत्तर समय पर नहीं मिलता है, तब हम एक पत्र लिखते हैं, ज्ञापन देते हैं, वो स्मारक कहलाता है। अनुस्मारक कहलाता है रिमाइंडर। इसका प्रारूप औपचारिक पत्र की तरह ही होता है, मगर आकार छोटा होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि इसका जो फॉर्मेट होता है वो औपचारिक पत्र की तरह होता है, लेकिन इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। अनुस्मारक के शुरू में पूर्व पत्र का हवाला दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि बताया जाता है कि इससे पहले हमने आपको 3 से 4 पत्र लिखा, लेकिन अभी तक कोई आपने जवाब नहीं दिया, तो इसलिए हमें दोबारा ये लेटर लिखना पड़ रहा है आपको याद दिलाने के लिए। जब एक से अधिक अनुस्मारक भेजे जाते हैं, तो पहले अनुस्मारक को अनुस्मारक 1, दूसरे को अनुस्मारक 2, तीसरे को अनुस्मारक 3 इत्यादि लिखते हैं। और कहा जाता है कि तीन अधिकतम 3 रिमाइंडर दिया जाता है, इसके बाद फिर कार्यवाही हो जाती है। तो ये भी चीज ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि साल भर रिमाइंडर ही देता गया कोई और कुछ हुआ नहीं। ठीक है ना? कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप किसी नौकरी को प्राप्त किए हैं, उसको ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो आपको कई रिमाइंडर भेजे जाते हैं। ठीक है। जैसे मेरा डीएसएसबी में चयन हुआ था, तो मुझे उसको नहीं ज्वाइन करना था, तो मुझे 3 रिमाइंडर आए हुए थे और चौथे रिमाइंडर में लिखा गया कि अगर आप लिखित रूप में नहीं बताते हैं, तो फिर आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जा सकती है, यानी कि अर्जेंट गिरफ्तारी की भी बात की जा सकती है। तो मैंने इसको लिख कर भेज दिया। उस समय मैं
छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर ज्वाइन कर लिया था, तो फिर डीएसएस भी जाने का मौका नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की लाइफ में भी रिमाइंडर की नौबत आई होगी। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले पत्र के ऊपर, जिसका नाम है अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र, नाम से ही लग रहा है कि ऐसा पत्र जो कि कंप्लीट तरीके से सरकारी नहीं हो, अर्ध सरकारी हो। क्या हो सकता है ये? औपचारिक पत्र के विपरीत अर्ध सरकारी पत्र में अनौपचारिकता का पुट होता है। इसमें एक मैत्री भाव होता है। ध्यान में रखिए कि औपचारिक पत्र ऑफिशियल पत्र की तरह नहीं होता है, जो भी फॉर्मल लेटर होता है उसकी तरह नहीं होता है, बल्कि इसमें मैत्री भाव भी होता है। अर्ध सरकारी पत्र तब लिखे जाते हैं जब लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता हो। यानी कि जब ये लेटर तब लिखा जाता है जब लिखने वाला और जिसको लिखा जा रहा है वो दोनों एक दूसरे से परिचित हों। इस प्रकार का पत्र ऐसी स्थिति में लिखा जाता है जब किसी खास मामले पर संबोधित अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से आकर्षित कराया जाता है या उसका व्यक्तिगत परामर्श लिया जाए। प्रारूप में बाईं ओर शीर्षक पर प्रेषक का नाम होता है, इसके नीचे उसका पदनाम होता है। अर्ध सरकारी पत्र के लिए अमूमन कार्यालय के लेटर हेड का प्रयोग किया जाता है, अगर उपलब्ध हो तब। पत्र के प्रारंभ में संबोधन के रूप में महोदय या प्रिय महोदय का प्रयोग नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है कि जैसे हम औपचारिक पत्रों में देखते हैं तो वहां पर महोदय का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अनौपचारिक में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ऐसे पत्र में आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला जो संबोधन होता है वो होता है प्रिय श्री या प्रियवर श्री हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में आप रख सकते हैं। पत्र के अंत में अधोलेख के रूप में दाहिनी ओर भवदीय के स्थान पर आप का प्रयोग किया जाता है, जबकि आपने देखा कि औपचारिक पत्र में भवदीय का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर भवदीय के स्थान पर आप का प्रयोग किया जाता है, वो भी दाहिनी ओर लिखा जाता है। अंत में बाईं ओर संबंधित अधिकारी का नाम, पदनाम और पूरा पता दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर है। तो कहाँ दाहिनी तरफ लिखा जाता है और क्या लिखा जाता है, कहाँ बाईं तरफ लिखा जाता है और क्या लिखा जाता है, इन सारी चीजों को आपको बहुत ही क्लोज तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान में रखकर पढ़ना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग अपना नोट्स भी बना रहे होंगे या फिर अपने दिमाग में परीक्षा के समय तक सेव कर ले रहे होंगे कि हम वहां पर कर पाएंगे। आगे बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है टिप्पणन। टिप्पणन, शुरू में ही हमने टिप्पणी पर बातचीत की थी। यह अपने स्वरूप में आरंभिक या मुख्य टिप्पणी से काफी मिलती है, क्योंकि यह टिप्पणी फाइल के ऊपर लिखकर स्वतंत्र रूप में से भेजी जाती है। अतः इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि यह अपने आप में संपूर्ण हो सके और केवल इस टिप्पणी को पढ़ लेने भर से पूरा मसला समझ में आ जाए। यदि आवश्यक हो तो संदर्भ के लिए किसी पिछली टिप्पणी, पत्र, ज्ञापन इत्यादि को संलग्नक के रूप में टिप्पणी के साथ लगाया जा सकता है। बोर्ड के पास भेजी जाने वाली स्वतः स्पष्ट टिप्पणी किसी मसले पर बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए होती है। इसके लिए प्रारंभ में मसले की पृष्ठभूमि दी जाती है। यहाँ पर बार बार मसला शब्द आ रहा है, आप लोग समझ रहे होंगे कि जो समस्या है, ठीक है, जिसको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि दी जाती है, उसके विभिन्न पहलुओं का विवेचन किया जाता है। इसके बाद स्वीकृति क्यों दी जानी चाहिए, उसके समर्थन में तर्क दिए जाते हैं और अंत में स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध होता है। तो ये सारे तथ्य हैं टिप्पणन के संदर्भ में। आगे बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है कार्यसूची। कार्यसूची यानी किसी भी संस्था की औपचारिक बैठक की कार्यसूची उस बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित विषयों की अग्रिम जानकारी देती है। इससे बैठक के अनुशासित संचालन में सहायता मिलती है। जैसे आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं या फिर कार्यक्रम में जाते हैं, तो वहां पर इसी कार्यसूची का महत्वपूर्ण रोल होता है कि कैसे कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, कब कौन सा प्रोग्राम किया जाएगा। निर्धारित विषयों से संबंधित स्वतः स्पष्ट टिप्पणियां अपने संलग्नकों के साथ सदस्यों को कार्यसूची के साथ अग्रिम रूप से भेजी जानी चाहिए, ताकि वे बैठक में पूरी तैयारी से आ सकें। तो कार्यसूची बस आप देख रहे हैं किसी भी कार्य को कैसे क्रमबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, उसी के संदर्भ में। अगला पॉइंट है कार्यवृत्त। कार्यवृत्त को अंग्रेजी में बोलते हैं
मिनट्स, ठीक है, मिनट्स भी बोला जाता है। कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कार्यवृत्त में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जो भी कार्यक्रम हुआ, जो भी विचार विमर्श हुआ, उसका संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? कार्यवृत्ति, कार्यवृत्त कहलाता है, और इसको मिनट्स कहते हैं। कई बार आप अगर सेमिनार इत्यादि में पार्टिसिपेट करते होंगे तो वहां पर भी आपको एक रिपोर्टिंग तैयार किया जाता है कि इस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ, क्या क्या विचार विमर्श किया गया, उसका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हैं, तो वही कार्यवृत्त कहलाता है। इसमें क्रमशः उपस्थित लोगों की राय का पूरा विवरण दिया जाना चाहिए। उपस्थित व्यक्तियों के नाम पदानुसार दिए जाने चाहिए। यानी कि जो भी उपस्थित लोग हैं उनकी राय का पूरा विवरण दिया जाना चाहिए कि किसने क्या कहा। जिससे कई बार वक्तागण इत्यादि आते हैं तो उनके जो भी मत रहते हैं उनके बारे में बताया जाता है कि फला ने ये बोला, ढेका ने ये बोला। इसके बाद जितने भी लोग रहते हैं, फिर उपस्थित व्यक्तियों के नाम पदानुसार दिए जाने चाहिए, ठीक है। जो भी उसका जो प्रोटोकॉल होता है, सीनियरिटी जूनियरिटी को ध्यान में रखते हुए पदानुसार दिया जाना चाहिए। तो ये हो गया कार्यवृत्त यानी मिनट्स। आगे बात करते हैं, अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर बातचीत करने जा रहे हैं वो है प्रेस विज्ञप्ति। इसको आए दिन आप लोग देखते होंगे, जिसको कि अंग्रेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। प्रेस विज्ञप्ति यानी कि कोई संस्थान या व्यक्ति किसी विषय या किसी बैठक में जो निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्वमान्य या सर्वसामान्य तक पहुंचाया जाता है। निर्णय में विलंब का कारण और उससे होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी जाती है। प्रेस विज्ञप्ति काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप समाचार पत्रों के माध्यम से देखें, चाहे आप जो भी फॉर्म भरते हैं उसकी भी क्या आती है, विज्ञप्ति आती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया जाता है कि कोई संस्थान या व्यक्ति किसी विषय या किसी बैठक में जो भी निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्वसामान्य तक पहुंचाता है, ठीक है। यानी कि आमतौर पर आप जो भी सरकारी निर्णय होते हैं उसको लेने के लिए प्रेस विज्ञप्ति बुलाई जाती है और फिर सबके सामने वो प्रस्तुत किया जाता है, और इस निर्णय में विलंब का कारण और उससे होने वाले लाभ के बारे में भी बताया जाता है। तो ये हो गया प्रेस विज्ञप्ति। अगला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कई बार तो इसका परीक्षाओं में अर्थ इत्यादि भी पूछ लिया जाता है कि परिपत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सर्कुलर, या सर्कुलर का हिंदी में क्या होता है, परिपत्र। कुछ आप देखेंगे कि अंग्रेजी के शब्द हैं जो ज्यादा प्रचलित हैं, जैसे सर्कुलर आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगा, रिपोर्ट तुरंत आ जाएगा। अगर उसी को हम प्रतिवेदन बोलें तो आप हो सकता है कि घबरा जाएं कि ये क्या शब्द बोला जा रहा है, लेकिन इसी को अगर रिपोर्ट बोला जाए तुरंत आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये बात कही जा रही है। उसी तरीके से सर्कुलर भी है। सर्कुलर क्या है, बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए एक परिपत्र जारी किया जाता है। जिस मुद्दे को लेकर पहला परिपत्र जारी किया जाता है उस मुद्दे पर होने वाला फैसला भी परिपत्र के रूप में जारी किया जाता है, जिसमें निर्णय को कार्यान्वित किए जाने के निर्देश होते हैं। तो परिपत्र या सर्कुलर क्या होता है, एक तरीके से निर्देश के रूप में होता है। जो भी बैठक हुई है उसमें जो भी निर्णय लिया गया है उस निर्णय के बाद एक परिपत्र जारी किया जाता है कि क्या फैसला लिया गया है, फिर उसको लागू किया जाता है, निर्देश के रूप में वो फॉलो किए जाने लगते हैं। तो क्या हो गया, सर्कुलर हो गया। अगला जो पॉइंट है वो है शब्दकोश। शब्दकोश यानी कि आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा डिक्शनरी, इसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं, ठीक है, कोश। अब ये क्या होता है, शब्दकोश शब्दों का खजाना है। इसमें एक भाषा भाषी समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संचित किया जाता है, यानी कि इकट्ठा किया जाता है। शब्दों का खजाना शब्दकोश कहलाता है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। इसमें क्या है, एक भाषा भाषी समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संचित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। ध्यान में रखना है कि अलग अलग भाषा भाषी नहीं, बल्कि एक भाषा भाषी। शब्दकोश का मतलब है कि एक भाषा भाषी समुदाय के बीच में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को एकत्रित किया जाता है और उसको फिर बाद में एक जगह कलेक्ट करके शब्दकोश में शब्दों की व्युत्पत्ति, स्रोत, लिंग, शब्द रूप एवं विभिन्न संदर्भ परक अर्थों के बारे में जानकारी दी जाती है। हो सकता है कि आप लोगों के पास कोई न कोई शब्दकोश जरूर होगा
जिसमें जब आपको मुश्किल आती होगी तो शब्दों के अर्थ खोजने जाते होंगे, तो वहां पर वो बताया जाता है कि इस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, इसका स्रोत क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, शब्द रूप क्या है इसका, ठीक है, पूरा बताया जाता है। हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है। ध्यान में रखना है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताई जा रही है। हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है, परंतु अंग से प्रारंभ होने वाले शब्द सबसे पहले दिए जाते हैं। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट्स है, इसको ध्यान में रखना है कि हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है, यानी कि क, फिर ख, फिर ग, फिर घ, ऐसे, ठीक है, जितने भी हैं उसके अनुसार आगे बढ़ता है शब्दकोश। लेकिन जब स्वर की बारी आती है तो सबसे पहले क्या हो जाता है, अंग से। हालांकि अंग से प्रारंभ होने वाले शब्द सबसे पहले दिए जाते हैं। यद्यपि हिंदी वर्णमाला में कुछ संयुक्त व्यंजन सबसे अंत में आते हैं, परंतु शब्दकोश में उन्हें उस क्रम में रखा जाता है जिन व्यंजनों से मिलकर वे बने हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि त्र किसके बाद आया, क्ष किसके बाद आया, स्र किसके बाद आया। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि संयुक्त व्यंजन सबसे अंत में आते हैं, परंतु शब्दकोश में उन्हें उस क्रम में रखा जाता है जिन व्यंजनों से मिलकर वे बने हैं। जैसे जैसे एक छतरी है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये दो वर्णों से मिलकर बना है, क और श। जैसे ज्ञ हो गया, त्र हो गया, स्र हो गया, इसी में से देखिए एग्जाम में आएगा, तो इसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि कौन किसके बाद आएगा। आप देख रहे हैं कौन किसके बाद आ रहा है, तो ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। स्वर सहित व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द उस व्यंजन में इस्तेमाल इस्तेमाल होने वाले सभी स्वरों के बाद में रखे जाते हैं। जैसे क्या शब्द कौस्तुभ के बाद ही आएगा। बताया जा रहा है स्वर रहित व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द उस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले सभी स्वरों के बाद रखे जाते हैं। जैसे क्या शब्द कौस्तुभ के बाद ही आएगा। आप देख रहे हैं कि इसमें स्वर रहित व्यंजन कौन सा है, स्वर रहित व्यंजन जिस से प्रारंभ होने वाले शब्द उस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले सभी स्वरों के बाद में रखे जाते हैं। तो क्या शब्द कौस्तुभ के बाद आएगा, क्योंकि ये स्वर रहित है, इसमें जो क है, यहाँ पर क जो लगा है इसमें औ जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया शब्दकोश। शब्दकोश में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी आपके दिमाग में बैठ गई होंगी और परीक्षा तक इसको आप अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। अगला जो पॉइंट है वो है संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथ का ज्यादातर प्रयोग जब पीएचडी आप करते हैं तो वहां पर होता है। बाकी जब कोई आर्टिकल इत्यादि लिखते हैं तो वहां पर भी संदर्भ ग्रंथों की बात की जाती है। जिस प्रकार शब्दकोश में शब्दों के अर्थ दिए होते हैं, उसी प्रकार संदर्भ ग्रंथों में मानव द्वारा संचित ज्ञान को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संदर्भ ग्रंथ कई प्रकार के होते हैं। संदर्भ ग्रंथ का सबसे विशद रूप विश्व ज्ञान कोश है। इसमें मानव द्वारा संचित हर प्रकार की जानकारी और सूचना का संक्षिप्त संकलन होता है। संदर्भ ग्रंथों के अन्य महत्वपूर्ण प्रकार हैं साहित्य कोश और चरित्र कोश। साहित्य कोश में साहित्यिक विषयों से संबंधित जानकारियां संकलित होती हैं। चरित्र कोश में साहित्य, संस्कृति, विज्ञान आदि क्षेत्रों के महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी संकलित होती है। तो यहाँ पर अंतर किया जा रहा है, साहित्य कोश में साहित्यिक बातें की जाती हैं, जबकि चरित्र कोश में आप देख रहे हैं कि साहित्य, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र से निकले हुए जितने भी महान व्यक्ति हैं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी संकलित होती है। संदर्भ ग्रंथ गागर में सागर के समान है। ध्यान में रखना है, संदर्भ ग्रंथ जो है गागर में सागर के समान है। जब भी किसी विषय पर तुरंत जानकारी की आवश्यकता होती है तो संदर्भ ग्रंथ हमारे काम आते हैं। संदर्भ ग्रंथों में जानकारियों का सिलसिलेवार संकलन शब्दकोश के नियमों के अनुसार ही होता है। तो ये 12 पॉइंट्स थे जिन पर कि हमने चर्चा की। उम्मीद है कि अगर इसमें से 4-5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो जो भी विद्यार्थी धैर्य से और आत्मीय लगाव के साथ पूरे वीडियो लेक्चर को सुने होंगे उनको जरूर इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीजें बताई जाती हैं उनका खास एक उद्देश्य होता है कि ये प्रतियोगिता का दौर है और आपके लिए एक एक नंबर बहुत मायने रखते हैं। किसी का पॉइंट से रुक जाता है, किसी का 1 नंबर से रुक जाता है और किसी का कुछ अंकों से रुक जाता है। तो इस तरीके से हमने सोचा कि आपको इसके माध्यम से भी
कुछ नई जानकारी दी जाए। तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।